नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स का सेगमेंट लेकर के आप लोगों के बीच। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, चर्चा में क्यों रहा? तो अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने आरओ प्यूरीफायर यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरीफायर के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। क्यों जारी किया है? तो अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि आरओ से बहुत बड़ी मात्रा में वाटर का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पर लीटर लगभग 750 ml पानी लॉस होता है इसको प्यूरीफाई करने में। तो ऐसा क्या है, आरओ को मतलब कहाँ पे यूज किया जाना चाहिए? तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर 500 ml पर लीटर से कम टीडीएस वाला वाटर है तो उसे प्यूरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताया गया। एनजीटी की रिपोर्ट पर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ठीक है, क्या होता है टीडीएस, इसको ध्यान लेते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अगर इनके बाइकार्बोनेट्स हों या क्लोराइड्स हों या सल्फेट्स हों, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो टीडीएस कहलाती हैं। ये ड्राफ्ट एनजीटी के कहने पर तैयार किया गया है। अब ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि अगर 500 ml पर लीटर से कम टीडीएस हो तो उस वाटर को प्यूरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, इससे पानी का लॉस बचेगा थोड़ा सा। अब दूसरी चीज़ इसमें ये भी बात कही गई कि जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ पेयजल के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, प्यूरीफाइड वाटर को, मतलब आरओ का प्रयोग सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, ना कि नहाने के लिए कि ठीक है हमारे बाल गिर जाएंगे या कपड़े साफ़ करने में हम प्रयोग करना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमैनिटेरियन कास्ट, मतलब एनवायरमेंटल कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि आरओ का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन वाटर्स के लिए करें जहाँ पर टीडीएस की मात्रा 500 ml पर लीटर से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात ये कही गई है कि आरओ सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आरओ निर्माताओं को प्रॉब्लम क्या होगी इससे? अब उनकी जो डिज़ाइन है उसके पैरामीटर्स में चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का वाटर आप आरओ में डालिए उसमें चेंजेस कर देता है। तो अब सिर्फ टीडीएस को आधार बनाकर ही ये चीज़ें हो पाएंगी, तो इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उससे पहले ऑस्मोसिस समझने की ज़रूरत है। ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर का फ्लो होना। तो एक तरफ सॉल्ट मॉलिक्यूल वाटर है सपोज, और दूसरी तरफ फ्रेश वाटर है, तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इस साइड में वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है वो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, एक सेमी परमेबल वाल हो, तो ऐसी कंडीशन बनती है, एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, जैसे हम एक साल्ट के घोल में अंगूर को डाल दें तो धीरे धीरे वो अंगूर के अंदर का वाटर जो है वो फ्लो होकर के उस साल्ट में घुल जाता है और वो फिर किशमिश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक दूसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इसी नेचुरल फिनोमेना को उल्टा करना। रिवर्स मतलब अपोजिट कर देना, वापस। ठीक है, तो एक तरफ यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रेश वाटर से साल्टी वाटर में मूव कर रहा था वाटर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि साल्ट मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल युक्त वाटर है वो क्या फ्लो करेगा, फ्रेश वाटर की ओर। अब ये प्रोसेस नेचुरल तो है नहीं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी एक्स्ट्रा फोर्स को लगा करके जब हम एक जो प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं उसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई होप आपको ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में अंतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस ड्राफ्ट को लागू कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई है, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और दूसरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, मतलब सीपीसीबी को और एसपीसीबीज को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूथर्मिया। यूथर्मिया पहले देखते हैं है क्या। तो मानव शरीर के औसत तापमान को नॉर्मोथर्मिया या यूथर्मिया भी कहा जाता है। क्या है ये? तो एक जो नेचुरल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मोथर्मिया या यूथर्मिया। न्यूज़ में क्यों है? तो अभी एक जर्नल प्रकाशित हुआ ई लाइफ में, ई लाइफ जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित है, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो हम लोग 98.6 फ़ारेनहाइट की बात करते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है,
बॉडी टेम्परेचर है वो एक्चुअली में उतना ही नहीं होता, वो नियत नहीं होता, चेंज होते रहते हैं कई बार समय के अनुसार। पिछले लगभग 150 सालों से थर्मामीटर रीडिंग के आधार पर मानव शरीर का औसत तापमान कितना बताया गया? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये किया किसने था? तो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल रेनहोल्ड अगस्ट वंडरलिच। वंडरलिच ने 1851 में क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया और 25,000 मरीजों पर लगभग 1,000 बार रीडिंग की। उसका 1 मिलियन टाइम मेजरमेंट लिया। तो 1868 में इसको अपनी एक पुस्तक में प्रकाशित किया उन्होंने, और उसका कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? जो लेटेस्ट आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, अपने अपने शोधों में इसके डेटा थोड़े से अलग अलग बताए कि नहीं 98.6 एक्यूरेट नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने 97.7 बताया, कुछ साइंटिस्ट ने 97.9 बताया, कुछ साइंटिस्ट ने 98.2 बताया। अब प्रॉब्लम क्या, अगर सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर या किसी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 96 रहता हो, लेकिन हम लोग क्या मान के चलते हैं कि 98.6 होता है, और अगर उसकी किसी दिन उसका बॉडी टेम्परेचर 98.6 ही है तो हमें तो लगेगा कि वो नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली में उसकी बॉडी का टेम्परेचर 96 था तो उसे बुखार की संभावना है। तो यही चीज़ें ये बताई गई कि कई बार क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर कुछ और होता है और हमें लगता है कि इंसान नॉर्मल है, लेकिन उसे बुखार होता है, फीवर से वो ग्रसित होता है। ठीक है, तो इसी शोध को लेकर के आगे बात चल रही है। इसमें क्या है, आधुनिक शोधों के अनुसार मानव शरीर का तापमान पिछले 2 शताब्दी में कम हुआ। इसमें यह भी बताया गया कि पिछले 2 शताब्दियों से मानव तापमान में कमी आ रही है, मानव के बॉडी टेम्परेचर में, जिसका कारण क्या बताया गया है कि पिछले 200 सालों में पर्यावरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इन शोधों में ये तो बताया गया कि तापमान में कमी आ रही है मानव शरीर के, लेकिन औसत तापमान क्या होगा ये नहीं बताया गया। ठीक है, कि अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? एक तो एज की प्रॉब्लम है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं। दूसरा टाइम ऑफ डे, आपने दोपहर में मापा, शाम को मापा, या रात में मापा, या सुबह 4 बजे मापा, तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर अलग हो सकता है। और दूसरा जेंडर के आधार पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस नज़र आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी एक्चुअल में ऐसा कोई डेटा नहीं बताया गया कि कितना होगा बॉडी टेम्परेचर, लेकिन इस पर अभी थोड़ा सा चैलेंजेस सामने आ रहे हैं कि जो 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताया गया है वो एक्यूरेट टेम्परेचर है या नहीं, लेकिन अभी इस पर शोध जारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासा के कुछ नए मिशन हैं, उस पर बात करते हैं। हाल ही में 4 नए मिशन की घोषणा की थी नासा ने। सिर्फ हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, इनको जान लेते हैं कि किस काम में आएंगे, कौन कौन से मिशन हैं, क्योंकि ये नासा के मिशन है, इसरो के नहीं है। ठीक है, तो 2 मिशन वीनस के लिए हैं, एक मिशन जुपिटर्स के मून लो के लिए हैं, और एक मिशन नेपच्यून के मून ट्राइटन के लिए है। देखते हैं क्या है। तो पहले मिशन का नाम है दा विंची प्लस। दा विंची प्लस मतलब डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस। ये वीनस के एटमॉस्फेयर और उसके अन्य रॉकी स्ट्रक्चर इस सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है IVO या LVO भी पढ़ते हैं, इसको लो वॉल्केनो ऑब्जर्वर कहते हैं। LVO पढ़िए ज़्यादा ठीक है, कुछ जगहों पर IVO भी प्रोनाउंसिएशन कर लिया जाता है। ये क्या किसके काम में आएगा? तो ये जो चंद्रमा का मून है लो, उसको एक्सप्लोर करने के काम में आएगा। लो पे ज्वालामुखिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको एक्सप्लोर करेगा, ये उसका विश्लेषण करेगा। तीसरा है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक्सप्लोर किसको करेगा? नेपच्यून के मून को, ट्राइटन को, जो कि आइस स्टेज में है, आइसी मून में है। नेक्स्ट है वेरिटास। वेरिटास जो है वो वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इन शार्ट टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका एम क्या है? वीनस के सरफेस का मैप बनाना और ये भी पता लगाना कि वीनस का विकास जो है वो पृथ्वी से अलग कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वैश्विक आलू सम्मेलन के बारे में। वैश्विक आलू सम्मेलन अभी ये 3rd वैश्विक आलू सम्मेलन था, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, 28 से 31 जनवरी 2020 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ। इससे पहले 2 और हो चुके हैं, 1999 में और 2008 में। ठीक है, देखते हैं आयोजक कौन कौन थे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू जो लीमा में स्थित है, पेरू में। ठीक है, इन तीनों के सहयोग से किया गया, किसके द्वारा? भारतीय आलू संघ द्वारा इसका आयोजन किया। 3 घटक थे इस सम्मेलन के। पहला था आलू सम्मेलन, दूसरा कृषि प्रदर्शनी और तीसरा आलू फील्ड डे।
डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 2020 को आलू फील्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है सक्षम अभियान। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इस अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, सक्षम अभियान। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? पूरे भारत में ईंधन संरक्षण, हरित पर्यावरण और बेहतर स्वास्थ्य के संदेश को देश भर में फैलाना, इसका उद्देश्य। शुरुआत किसने की? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा, यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA द्वारा इसका। नेक्स्ट इसकी थीम, विषय क्या है? सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। PCRA ने एक और काम किया है कि NCERT के साथ मिलकर के ईंधन संरक्षण की थीम पर एक कॉमिक बुक भी तैयार की है। नेक्स्ट आते हैं PCRA के बारे में जानते हैं। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पंजीकरण केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना एवं सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, मतलब टीवी, रेडियो, इसके अलावा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, सारे माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं विंग्स इंडिया 2020। विंग्स इंडिया 2020 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नागरिक उड्डयन पर एक प्रदर्शनी है। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की गई 12 से 15 मार्च 2020 की। थीम क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट आते हैं, आयोजक कौन था इसमें? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, इन तीनों ने संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया। कौन कौन? फिर से एक बार देख लीजिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की। उद्देश्य क्या थे इसके? तो खरीदारों, विक्रेताओं, इन्वेस्टर्स और अन्य हितधारकों को आपस में जोड़ना, ये इसके मेन उद्देश्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आपस में विलय के पश्चात। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्की, ये क्या है? स्थापना इसकी 1927 में हुई थी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा गांधी जी की सलाह पर। ठीक है, मुख्यालय इसकी भी नई दिल्ली में ही है। ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है और एक गैर लाभकारी निकाय है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो भी जितना भी समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।